जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स गो। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। बीएमआई की गणना करने के लिए क्या सूत्र है आपको बताना है। वजन केजी में पर लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर, केजी में लंबाई मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई मीटर में और लंबाई मीटर में, वजन केजी में लंबाई मीटर में, लंबाई मीटर में वजन केजी में। इसमें से कौन सा जो सूत्र है वो आपके लिए सही है बीएमआई के लिए। तो इसका आंसर है फर्स्ट। जो वजन होता है वो क्या रहता है, केजी में रहता है। जो वजन रहता है वो कैसा रहता है, केजी में रहता है, और पर लंबाई स्क्वायर और मीटर स्क्वायर होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। जो बीएमआई होता है उसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं। बीएमआई का फार्मूला होता है, जो उसका वेट होता है, वजन होता है, वो केजी में रहता है, और जो उसकी लंबाई होती है वो किस में रहती है, मीटर स्क्वायर में रहती है। बस उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। जो लोग मोटे होते हैं हम बताते हैं ना कि वो क्या है, ज्यादा मोटे हैं, कम मोटे हैं, नॉर्मल है, सामान्य है, उसी को हम मेजर करते हैं। किसमें, बीएमआई में मेजर करते हैं, हम निकालते हैं। जो उनका वेट रहता है उसको केजी में ले लेते हैं, और उसके बाद जो उनकी लंबाई रहती है उससे अगर आपको अपनी निकालना है कि आप किसमें नॉर्मल है या सामान्य से कम है या सामान्य से अधिक है, तो ये आप अभी निकाल सकते हैं। पहले अपना वेट करिए, और जो भी आप मान लीजिए 40 kg के हैं तो 40 kg, और आपकी जो लंबाई है मीटर में कितनी लंबाई के कितने मीटर के हैं उससे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो वो आ जाएगा आपका बीएमआई। मतलब कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक होता है ना कि नॉर्मल बुद्धि वाले लोग होते हैं, सामान्य नॉर्मल होते हैं, कुछ होते हैं अतिमंद होते हैं, इडियट टाइप में आते हैं। वही बीएमआई भी वैसे होता है बॉडी का। जैसे जिसका 18.5 आएगा लगभग, वो सामान्य से कम है, उसको मतलब और अधिक खाने की जरूरत है, मोटे होने की जरूरत है। 18.5 से 24.9 आया तो वो नॉर्मल है। 25 से 29.9 में आया तो सामान्य से अधिक वजन है, उसको मतलब कम करने की जरूरत है। 30 से 34.9 के बीच में है, मतलब वो बहुत मोटा है, उसको मतलब अपनी वेट और ज्यादा जरूरत है कम करने की। और जिसका वेट आया 35 से 39.9, तो उसको तो भाई बहुत कंपलसरी। और ये तो 40 मतलब कि अनिल अंबानी टाइप जैसे लोग, जैसे उनको तो मान लीजिए कि डिजीज की वजह से ऐसा है, लेकिन क्या है, आपको अपने वेट की कम करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उससे हटाया नहीं गया था, यह किस एक उदाहरण। अच्छा, एक क्वेश्चन है बेटा कि अगर मान लीजिए कोई बुक हम रख दिए किसी टेबल पर, तो जब तक हम उसको नहीं हटाएंगे वहीं पे करोड़ों साल, अरबों साल तक, हजारों साल तक पड़ी रहेगी। भले वो पर नष्ट हो जाएगी, लेकिन अपने से उठ के कहीं सेफ जगह पर नहीं जाएगी। तो ये किस नियम को बताते हैं, याद करिए। जो जड़त्व का नियम रहता है किसमें है, तो जो जड़त्व का नियम है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार है, तो इसका आंसर सी होगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, आरोपित न किया जाए। अतः स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु कितने वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है। अगर आप किसी बॉल को किसी दीवार पर फेंकते हैं तो वो वापस टकरा के आ जाती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़े होंगे आप, तो ये किस नियम में है, न्यूटन के थर्ड लॉ में है। किसमें है, न्यूटन के थर्ड लॉ में। न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह न्यूटन की गति का थर्ड लॉ है। क्या, न्यूटन की गति का थर्ड लॉ। और न्यूटन का थर्ड नियम अभी बताया आप लोगों को, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसको याद रखिएगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लग जाना, नाव से किनारे पर कूदने, ये सब क्या एग्जाम्पल है। ये आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में देकर पूछ सकता है कि न्यूटन का कौन सा लॉ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है। परमाणु के अंदर आपको बताना है कि आप परमाणु पढ़े होंगे केमिस्ट्री में ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर कौन कौन से जो कण होते हैं, कौन कौन से कण आते हैं। देखिए, यूपीपी का इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक की इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इसमें क्या होते हैं? नाभिक होते हैं। इसमें धन आवेशित प्रोटॉन होता है और उदासीन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? धन आवेशित होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि इसमें कौन सा पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सॉरी, जो प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल से ही बना हुआ है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका कोई भी मास नहीं होता है। वो क्या होता है? उसका द्रव्यमान जो होता है नगण्य होता है, जीरो होता है। इसीलिए जो परमाणु का टोटल पूरा वेट होता है, जो उसका भार होता है, जिसको द्रव्यमान होता है, वो कहाँ होता है? उसके नाभिक में। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल आपको बताना है किसकी इकाई है। डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई है। याद रखिएगा, जो डेसिबल है वो किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई है। देखिए, ध्वनि की तीव्रता की मापन की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। इसे डीबी से दिखाते हैं। इसे ये कभी कभी पूछता है कि डीबी भी लिख देता है, तो इसे किससे दिखाते हैं? डीबी से दिखाते हैं। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकता है। सामान्य बातचीत की जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो कितनी होती है? 60 डीबी होती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है। ध्वनि का मतलब जो इको होता है, प्रतिध्वनि होती है ना, वापस हमें सुनाई देता है जो ध्वनि। अगर आप कहीं पहाड़ों पर जाकर चिल्लाएंगे तो आपको ध्वनि वापस आती हुई सुनाई देती है, या फिर एकदम बंद कमरा है तो आपको ऐसा होता है ना कि मेरी ही आवाज वापस आ रही है। तो वो किसके कारण होता है? वो परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण होता है। देखिए, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। ध्वनि का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है। ध्वनि के परावर्तन के कारण क्या होती है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। परावर्तन से प्रतिध्वनि। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। अभी बताया ना कि पहाड़ों पर जाते हैं, चिल्लाते हैं तो आपको क्या होता है? वो आवाज वापस सुनाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। जो सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या चांदी? विद्युत का चालक सबसे अच्छा कौन है जिसमें विद्युत बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है चांदी। तांबा नहीं करिएगा आप लोग। चांदी में जो होता है विद्युत बहुत अच्छे से क्या होता है? प्रवाहित होता है। लेकिन उसका हम यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। अगर हमारे घरों में चांदी के तार लगने लगेंगे तो क्या होगा? चोरी होगा। ऐसे धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। चांदी क्या है? विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं की विद्युत की चालकता के अनुसार घटता देखिए, सबसे अच्छा क्या है? चांदी। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है तांबा आता है। उसके बाद एल्यूमिनियम है। उसके बाद क्या है? टंगस्टन है। सबसे अच्छा क्या है? चांदी है, फिर तांबा है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा जो हमें मिलता है वो किसका? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए, यूपीएससी 2011 में पूछा हुआ है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कंफ्यूज मत होइएगा, विखंडन नहीं होता है। विखंडन जो होता है वो किसमें होता है? ये आप कमेंट करके बताइए हमें। जो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है वो कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के थ्रू होता है। देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। हम आपको बता देते हैं, हाइड्रोजन बम भी जो होता है इसी पर काम करता है, नाभिकीय संलयन पर। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे ये क्या है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? वेरी लाइट का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। तो इसका यही है, वेरी लाइट का यूज क्या होता है? किसी स्थल को कुछ देर तक प्रकाशित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेरी लाइट का। देखिए, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, जिससे उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। नेक्स्ट है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आप देखे होंगे बहुत सारे टीवी शोज में, मूवी में देखे होंगे कि लोग कुछ लगा देते हैं चीजें, तो वो किस लिए करते हैं? झूठ झूठ पकड़ने के लिए। नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। तो ये तीनों होता है। नार्को टेस्ट भी होता है, झूठ पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट भी किया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाता है, और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी।
अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ का पता लगाने में सहायक होता है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग भी होती है, मस्तिष्क संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जांच करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम बताइए। अच्छा, जो भोजन हम खाते हैं कितने, उसमें कितनी ऊर्जा है, इसको किसमें नापते हैं, तो इसको नापते हैं हम कैलोरी में। किसमें नापते हैं, कैलोरी में। देखिए, भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत जो है वो किसका है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक किसका होता है, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर किसका होता है, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक। एक हॉर्स पावर में, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था, जो सबसे पहले संचार उपग्रह था वो कौन सा था। इनसेट याद रखिएगा, संचार उपग्रह पूछा है और विश्व में पूछा है, संचार उपग्रह यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो इसका है टेल स्टार 1, ये जो है क्या है, प्रथम संचार उपग्रह है। टेल स्टार 1 क्या है, प्रथम संचार उपग्रह है। देखिए, विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेल स्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। नेक्स्ट है, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, पानी में, वायु में या बर्फ में। तो जो ध्वनि की गति होती है, आप पढ़े होंगे कि ठोस में सबसे अधिक होती है। ठोस में क्या होती है, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। उसके बाद होती है लिक्विड में, सॉलिड में, लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में और निर्वात में तो ध्वनि होती ही नहीं है। देखिए, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति जो होती है ठोस में सर्वाधिक होती है, गैस में क्या होती है, सबसे कम होती है, और जो द्रव होता है वो बीच में रहता है। जैसे सबसे अधिक ध्वनि किसकी होती है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में कितनी होती है, 6420, कांच का 5640, लोहे का 5130, समुद्री जल का 1533, पानी का 1493, बर्फ में 4000, उसके बाद वायु में 332 और निर्वात में बिल्कुल होती ही नहीं है। निर्वात में आप कितना भी चिल्लाते रहिए, आपको क्या होगा, आवाज बिल्कुल भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है। मानचित्र जो होता है ना, मैप होता है, उसमें दूरी मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसमें ओपिसोमीटर का यूज करते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ओपिसोमीटर का यूज क्या करते हैं, मानचित्र में दूरी नापने के लिए करते हैं। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक अंशकित डायल लगा होता है। इस पहिए को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी कहते हैं। तो इस ओपिसोमीटर ऑप्शन न देके आपको कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी दे देगा, तो भी उसका आंसर क्या होगा, वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलायन वेग किसे कहते हैं। पलायन वेग किसे कहते हैं, तो वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति से बाहर निकल जाए। अच्छा, जैसे होता है ना कि अगर हम एक बॉल फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो क्या होता है, वापस हमारी कक्षा मतलब कि वायुमंडल से बाहर नहीं जाता है, वो कुछ ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। तो हम बॉल को किस स्पीड से फेंकें कि वो बॉल जो होता है वो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल से, मतलब हमारे वायुमंडल से ऊपर चला जाए, फिर उसके बाद नीचे आए ही ना, तो उसे ही हम पलायन वेग कहते हैं। जिस स्पीड से हम फेंकते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। मतलब आप इतनी स्पीड से फेंकिए कि 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चला जाए, तो फिर उसके बाद वो बॉल कभी भी वापस नहीं आएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो पलायन वेग किसे कहते हैं, पलायन वेग आपको समझ में आ गया होगा कि पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग वही होता है, वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। देखिए, वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग ये याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सवाल में पूछता है पलायन वेग का मान क्या होता है, तो पलायन वेग का मान जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी पर वापस नहीं आता, कोई भी चीज होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं के मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है उसका मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, उसका मतलब ताप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होती है, बढ़ती है। तो पदार्थ का तापक्रम बढ़ाने पे जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, याद रखिएगा। इसीलिए जो कोई भी सॉलिड होता है, जैसे बर्फ होता है, अगर उसका तापक्रम बढ़ने लगता है तो क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। क्यों, क्योंकि उसके मध्य जो अणुओं की गति होती है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं के मध्य क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर क्या है, मोटाई को में
लपेटने वाले गैसीय अवरोध को वायुमंडल कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वायुमंडल किसे कहते हैं, तब होता है। आपसे कुछ क्वेश्चन कभी-कभी पूछते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन होती है 7, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 78.08, ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, जिससे कहते हैं 20.90%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसी तरीके से आप इसको पढ़ के नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये हमेशा पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा क्या होती है। जैसे ये लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारी जल, अच्छा इसमें आप हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े होंगे ना, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भारी जल है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है ड्यूटेरियम। कौन सा भारी जल है, ड्यूटेरियम क्या होता है, सबसे भारी जल होता है। देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं। कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ देता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ऐसे भी लिख के दे देता है। भारी जल के नाम से जाना जाता है, इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में करते हैं। किसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसको किस में रूप करते हैं, किस रूप में यूज करते हैं डीटीओ का, तो किसके रूप में करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं। निम्न में वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है, तो वायु दाब को हम किससे नापते हैं, बैरोमीटर से। किससे नापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब को नापते हैं। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर होता है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलायनों में सही समय का पता लगाता है, और मीटर द्वारा विद्युत धारा तथा एनेमोमीटर द्वारा पवन का वेग क्या करता है, मापा जाता है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब किसी पर, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये क्या करता है, उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और ये आज का होमवर्क है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस होमवर्क को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर होमवर्क देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं, आप देख सकते हैं कि जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में, यूपी से रिलेटेड हर एक एग्जाम यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर करिएगा और एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए, उस सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं, तो ये आपको बताना है। अगर आपको इसके आंसर नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करिए और माइंड पर थोड़ा सा जोर डालिए। अगर नहीं तब भी आ रहा है तो वीडियो को क्या करिए, बैक जाइए और पीछे ये क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर देखिए और उसका फिर आंसर दीजिए। भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट का क्या नाम होता है, हम आपको बता चुके हैं, तो ये आज का क्या है, होमवर्क है। आप डेली कुछ न कुछ पढ़ा करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।